हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम लोग अपना जो पेपर नंबर 2A है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अब से कोशिश होगी कि पेपर नंबर 2A को भी साथ ही साथ कवर किया जाए, क्योंकि देखिए पेपर नंबर 1A में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और करेंगे हम पेपर 1A के भी अभी बहुत करेंगे। ठीक है, बट अब जो पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं और जिनके बिना आप, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि मैं इसीलिए कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए पेपर नंबर जो 2B है, इट इज सेड कि 2B आपका जो आईआर पोर्शन है, आईआर पोर्शन, ठीक है, इसमें प्योर इट इज सेड कि न्यूज़पेपर ही आपकी मदद करेंगे। न्यूज़पेपर, ओआरएफ के आर्टिकल्स, ठीक है, आपका इंटरनेट, ठीक है, करंट अफेयर्स, इसके लिए कोई थ्योरी कोई बुक नहीं पढ़ते। ठीक है, तो जैसा आप सबको पता है कि जैसा हमने क्या पढ़ा था, मैंने जब आपको शुरू में स्टार्ट करवाया था तो हमने क्या बोला था कि पॉल साइंस के दो पेपर होते हैं, पेपर 1A, ठीक है, एंड 1B। फिर आता है पेपर नंबर 2, 2 में 2A एंड 2B। सो पेपर नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड पेपर नंबर 2 को बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये दो मिला के आपका PSIR बन जाता है। ये हमने बोले देखा था 1A में। देखो हमने पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। ठीक है, और 1B आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आता है, ये तो इंडियन लक्ष्मीकांत का पार्ट है। 2A में आएगा IR की थ्योरीज, ठीक है, और 2B में आएगा इंडिया एंड द वर्ल्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो 2A पढ़ने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, 1A की जो लिबरलिज्म, आइडियलिज्म एंड वहाँ पे पॉलिटिकल फिलोसफर्स वो, एंड 2B को पढ़ने के लिए 2B पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स से, क्योंकि इसमें तो इंडिया, नेपाल, इंडिया, चाइना, इंडिया, रशिया ये सब आता है। ठीक है, पढ़ाएंगे, ये भी कवर करूंगा, बट अभी करंट अफेयर तो आप लोग सही से पढ़ो। तो उस करंट अफेयर में आप ये थ्योरीज को अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका पॉल साइंस का आंसर बनता है। जैसे बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, सर GS2 का IR का आंसर, ठीक है, और PSIR का जो IR का आंसर है, इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है दोस्त, GS2 के IR के आंसर में आप कोई थ्योरी नहीं लिखोगे, कोई स्कॉलर नहीं लिखोगे, जबकि PSIR का जो IR का आंसर है इसमें आपको स्कॉलर्स लिखने पड़ेंगे, इसमें आपको जो थ्योरीज लिखनी पड़ेगी। अब भाई थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए पेपर नंबर 2A पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप पेपर नंबर 2A पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे हो पाएगा, समझो। सो पेपर नंबर 2A बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे पेपर नंबर 2B जब हम पढ़ेंगे और भी अच्छे से तो वहाँ स्कॉलर भी कवर कर लेंगे। ठीक है, बट एटलीस्ट आप लोग जो थ्योरी का एप्लीकेशन है वो तो लगाना सीख जाओगे, वो तो आप लगाना सीख जाओगे इन पेपर नंबर 2B। ठीक है, तो अब जब से आप करंट पढ़ो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा पढ़ोगे, तो आपकी जो होराइजन है वो PSIR वाला बन जाएगा। ठीक है, तो PSIR का वो जो चश्मा होता है उसको जल्दी से पहन लेते हैं। ठीक है, एंड उसके लिए हम 2A पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आएगी 1A की जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वीडियोस आती रहेंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट 2A की भी अब वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ऐसे अपना सिलेबस है और ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, सो मेरा यही टारगेट होता है। ऐसा नहीं होता लोग क्या करते हैं 1A पूरा कवर करते हैं, नहीं भाई, मैं 1A पूरा कवर करूंगा, बट मैं पहले 1A 1B 2A 2B सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करता हूँ। ठीक है, तो जो चुन्नू मुन्नू टॉपिक्स हैं वो लास्ट लास्ट में कवर होंगे। ठीक है, तो डोंट थिंक कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा। कुछ बच्चे ये सोच होंगे सर 1A के और टॉपिक्स, भाई सब होंगे, सब होंगे, चिंता मत करें आप लोग। ठीक है, बट पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे पूरे सिलेबस में। 1A 1B 2A 2B में जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जिससे मेजर चंक आता है सिलेबस का, ठीक है, उसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना ईट द फ्रॉग फर्स्ट, तो वही वाली स्ट्रैटेजी हमारी। ठीक है, इसे क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो भाई फिर अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एंड पेपर नंबर 2A विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज IR थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करना अब स्टार्ट करते हैं। और आज से हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस भी बिगिन हो रहा है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए, अगर सिंपल, तो इंटरनेशनल रिलेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम सिंपल ये कहेंगे सर इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में। ठीक है, रिलेशनशिप को अगर आप मेजर करो, ठीक है, रिलेशंस करो, तो भाई यही होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज IR, दैट इज सिंपली टर्म्ड एज IR। बट मेरा क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टेट्स की अभी तक हमने पेपर नंबर 1 में डेफिनेशन पढ़ी थी। सम डे दे वर कॉल्ड एज सिटी स्टेट्स, याद है। ठीक है, देन दे वर कॉल्ड एज कॉन्फेडरेशन, ठीक है, इन द मिडावल टाइम्स। ठीक है, देन दे वर कॉल्ड एज नेशंस। ठीक है, इस टाइप से नेशन स्टेट्स ऐसे राइज होता है। ठीक है, तो कौन सा वाला इसमें से होगा ये, ठीक है, कौन सा वाला इसमें से एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है,
तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये जो IR का जो थ्योरी स्टार्ट होती है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन स्टेट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जो एज ए डिसिप्लिन है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स में भी रिसेंटली एमर्ज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपके रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स नहीं है, इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन नेशन स्टेट्स है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो सर क्या पहले रिलेशनशिप नहीं होते थे क्या? नहीं भाई, होते थे, होते थे। देखो यार, रिलेशनशिप तो डे 1 से हो गया डे 1 से ही रहा होगा, ठीक है, भले चाहे सिटी स्टेट्स रहे हो, चाहे आपके कॉन्फेडरेशन रहे हो, चाहे आपके नेशन स्टेट रहे हो, चाहे आपके सुपरा नेशंस लाइक UN रहा हो, ठीक है, नेशंस तो हमेशा से रहे हैं, ठीक है, मतलब रिलेशन जो हमेशा से रहे हैं, बट वो रिलेशंस weren't दैट ऑफिशियल रिलेशन, ठीक है। ऑफिशियली वो जो एज ए डिसिप्लिन जो बिगिन होता है, एज ए डिसिप्लिन वो बिगिन होता है आपका जब नेशन स्टेट्स का रिकग्नाइजेशन होता है। एंड कब होता है नेशन स्टेट्स का रिकग्नाइजेशन, कब होता है? तो याद करो, कब बनता है नेशन स्टेट। मैंने अब देखो पेपर 1 से लिंक करना स्टार्ट किया। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन स्टेट? तो आप सबको पता ही, हमने 25 बार डिस्कस किया है हॉब्स का कॉन्सेप्ट, व्हाई इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया। और ये चीज़ जो पता चली थ्योरी कि भाई अब चर्च एक्सेट्रा की स्वॉर्ड नहीं चलेगी, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स की राज नहीं चलेगा, अब सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगी? सुप्रीम अथॉरिटी होगी सॉवरेनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज सुप्रेनस, ठीक है, सुप्रेनस व्हिच मींस हु इज द सुप्रीम, हु इज द सुप्रीम। तो ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि भाई नाउ द स्टेट विल बी सुप्रीम, द नेशन विल बी सुप्रीम, स्टेट के पास सुप्रीमेसी आएगी, ठीक है, यानी जितने भी चर्च हो गए, फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, दे विल ऑल कम अंडर द स्टेट, ठीक है। और ये चीज़ कब रिकग्नाइज की गई, ये चीज़ कब रिकग्नाइज गई कि आपके जो आपका स्टेट की सुप्रीमेसी है, ये कब रिकग्नाइज हुआ? तो ये आप सबको पता है, इट स्टार्टेड ऑफ विथ 1648, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से क्या हुआ, जो नेशन स्टेट्स थे, जो स्टेट्स थे, उनकी सुपरमेसी को रिकग्नाइजेशन मिला, नेशंस बिकेम सुप्रीम, रेस्ट ऑल द अदर एंटिटीज like church, feudal lord, they were brought under the states, and अब जो भी रिलेशन बनेगा वो स्टेट डिसाइड करेगा। यानी ये जो बना था, यहाँ पे सबसे ऊपर कौन बनेगा? स्टेट। सो स्टेट वॉज मेड द सुप्रीम बॉडी, ठीक है। What was this Treaty of Westphalia? So this Treaty of Westphalia simply ended the European wars of religion, ठीक है। वहाँ क्या होता था? वहाँ रिलीजन, ठीक है, स्टेट, फ्यूडल लॉर्ड्स, हमें एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चलता रहता था, ठीक है, ठीक है। और फाइनली ये जीत लिया जाता है स्टेट के द्वारा when they get support from the capitalist class। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पेपर 1 में, ठीक है, ठीक है। Why did the emerging capitalist class support the state? ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है, इसमें दोबारा रेपिटेशन नहीं हुआ, ठीक है। सो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसने स्टेट की मदद करी, ठीक है। एंड इस वॉर्स में कौन जीता? इस सीरीज ऑफ वॉर्स में, इस सीरीज ऑफ ट्रीटीज एक्सेट्रा हुई, ठीक है। इसमें फाइनली ये चीज़ डिसाइड किया गया 30 साल का ये जो वॉर था, 30 ईयर वॉर, ये एंड हो गया। एंड ये चीज़ रिकग्नाइज की गई कि यस, स्टेट इज द सुप्रीम बॉडी, स्टेट की सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज कर दिया गया। यानी अब जो टॉप प्लेयर है, यानी बाप, वो है स्टेट, रह सब कोई इसके अंदर आएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे आपका नेशन स्टेट का एमर्जेंस दिखाई देता है। दिस इज द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। तो अब जब एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट आ गए, तो अब जो स्टेटों के बीच में रिलेशनशिप होगा वो कहलाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। सो फॉर्मली अगर आप कहा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस बिगिन विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इनफॉर्मली तो डे 1 था यार, ठीक है, सिटी स्टेट्स में भी वॉर हो रहे थे, ठीक है। आपने देखा होगा कैसे एथेंस ने स्पार्टा पे अटैक कर दिया, ये वो चलता था, हमेशा से रहे होंगे। बट मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल साइंस में जो इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन मिलता है वो आपका ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से मिलता है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मल रिकग्नाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट।
एंड यहीं पे वी कॉल इट एज द बिगनिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बिगनिंग हो जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बिगनिंग हो जाती है। यहां तक क्लियर हो रही है? ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है सर व्हाट इज दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, व्हाट इज दिस इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो यहीं पे अब जो कहानी आएगी वो क्या आएगी, वो स्टार्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट लोग इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंटरप्रेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स आएंगे, वो अपने अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ है ना, जैसे शुरू में हम लोग पढ़ेंगे रियलिस्ट स्कॉलर्स, हाँ है ना। सो रियलिस्ट स्कॉलर सिंपली कहेंगे कि क्या भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पार, हाँ है ना। तो इसमें वो लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमेशा से ही एनार्की रहती है, हमेशा ही इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, हमेशा से ही एक पावर स्ट्रगल चलता है, ठीक है। एंड इसीलिए हर स्टेट को क्या करना चाहिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, हाँ है ना। सो दे विल स्पीक समथिंग लाइक दिस, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे आपके समथिंग लाइक एज आइडियलिस्ट को ही इंटरनेशनल रिलेशन में आगे हम पढ़ेंगे रियलिस्ट कहा जाता है, वो कहेंगे लिबरल्स कहा जाता है, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ना ऐसा कोई वॉर तो ही ना होता है भाई, इट इज अ स्टेट ऑफ पीस। यहाँ पे तो भाई बातचीत से गुजारा हो सकता है, हाँ है ना। तो ये लोग बात करेंगे कि भाई यूएन बनाओ सर, ठीक है सर, WTO बनाओ सर, वर्ल्ड बैंक बनाओ सर, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, यहाँ पे हम लोग ना सारी कंट्रीज को बैठा के भाई इनको कुछ पिला के इनके साथ चर्चा करेंगे, हाँ है ना, और पीस टेबल पे टॉक्स करेंगे। ये लोग इस टाइप की बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरली लिबरलिज्म के अंदर बहुत सारे स्कूल्स आएंगे, डिफरेंट स्कूल्स, समथिंग लाइक लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट, लिबरल सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इस टाइप के डिफरेंट फंक्शनलिज्म, ठीक है, नियो फंक्शनलिज्म, सब आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कहानी चलती जाएगी, ठीक है। और यही चीज दिस इज कॉल्ड एज क्या दोस्त, क्या कहा जाता है, स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्कूल्स ऑफ IR, ऐसे कहानी स्टार्ट होती है। और यही यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप सिलेबस को उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे PDF, तो देख लेना, उसमें आपको 2A में स्कूल्स ऑफ IR टॉपिक दिख जाएगा, समझो। तो कैसे एमरजेंस हो रहा है स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का, सच बात, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, हर टाइप के। रियलिस्ट में भी काफ़ी टाइप के आएंगे, कोई ऑफेंसिव रियलिस्ट आएगा, ठीक है, एक आपका डिफेंसिव रियलिस्ट आएगा, सब बात करेंगे, ठीक है। क्लासिकल रियलिस्ट आएंगे, ठीक है, आपके नियो रियलिस्ट आएंगे, ठीक है, इसी को स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कहा जाता है, डिफरेंट आएंगे, सब पढ़ेंगे गाइस, सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, सब पढ़ेंगे भाई, इन सब पे अच्छी खासी चर्चा होने वाली है। सो डोंट थिंक कि पढ़ाया नहीं जाएगा, अभी आगे के लेक्चर्स में हम सब कवर करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? सेट हो रहा है दिमाग में कैसे कहानी ओरिजिनेट होती है? जैसे मैंने आपको पेपर नंबर 1A में जब सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें बताया था स्टेट का इमरजेंस कैसे होता है, वैसे ही अब IR जब आ रहे हैं तो पहले IR को पैदा तो करेंगे, हाँ है ना, स्टार्टिंग कैसे होती है वो तो देखेंगे ना IR की, ठीक है। तो ऐसे IR की कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले रियलिस्ट स्कॉलर्स आते हैं, रियलिस्ट स्कॉलर लाइक हंस मॉर्गेनडाउ, ठीक है। हंस मॉर्गेनडाउ ने एक अपनी बुक लिखी है, एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपके जो रियल स्कॉलर्स आते हैं, ठीक है, जैसे उनका नाम है हंस मॉर्गेनडाउ, ठीक है। एंड इनको ही इज नोन एज द फादर ऑफ रियलिज्म, इनको पापा ऑफ रियलिज्म माना जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, एंड उस पर्टिकुलर बुक में द बुक इज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो हंस मॉर्गेनडाउ ने इस पर्टिकुलर बुक में बताया, ठीक है, कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज नथिंग बट सिंपली व्हाट, इट इज अ स्ट्रगल फॉर पार, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। हंस मॉर्गेनडाउ ने ये बात की, ठीक है। सो इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर इज एवरीथिंग, पावर इज अ मीन्स, ठीक है, पावर इज एन एंड, कहते ना विद्या बालन, एंटरटेनमेंट, वैसे ही पावर खत्म, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम ऑफ पावर,
इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया, समझो, ठीक है। हाँ, तो ये हमने बात कर ली हंस मॉर्गेनडाउ क्या कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। बट ये व्यू कंटेस्टेड है मेरे भाई, ये व्यू कंटेस्टेड है। क्यों? क्योंकि लिबरल्स वाले इसको नहीं मानेंगे कि नहीं भाई, लिबरल्स वाले कहेंगे नहीं भाई ये तो बहुत ही नैरो व्यू है, ठीक है, ये तो बहुत नैरो व्यू है, समझो। तो वो आगे बात करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? तो कहानी क्या है कि भाई 30 ईयर का वॉर होता है, 30 ईयर के वॉर में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया नेशन स्टेट्स की सुपरमेसी को रिकग्नाइज करती है। उसके बाद नेशन स्टेट्स के जो इंटरैक्शन है वो कहलाता है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और सिंपली कॉल्ड एज द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको एक चीज और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत रहती है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी कर दी। वो क्या कर दी कि ट्रीटी ऑफ जो वेस्टफेलिया थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो थी, ठीक है, जो आपकी 1648 में आई, जिसने नेशन स्टेट को सुप्रीम माना। तो नेशन स्टेट को जब सुप्रीम माना गया, ठीक है, तो ये चीज डिसाइड हो गई कि अब भाई नेशन स्टेट में स्टेट इज सुप्रीम, स्टेट इज सुप्रीम, ठीक है। तो सारा कुछ डिसीजन स्टेट के हाथ में रहेगा, सारा कुछ डिसीजन, जितना भी डिसीजन है स्टेट विल कमांड, ठीक है। कहते हैं ना लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, देखा है हमने हॉब्स में पढ़ा था, ठीक है, ठीक। अब सॉवरेन आपने पहले कह दिया, आपने पहले ही सॉवरेनिटी को कह दिया कि भाई स्टेट सॉवरेन है, ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ स्टेट कह सकता हूं या नहीं मैं? सिंपली हाँ। तो इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी इंटरवीन स्टेट के अंदर बाहर से नहीं कर सकती। देयर कैन नॉट बी एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स, ठीक है, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं करेगी। यानी यहां से जो स्टेट का जो भी इंटरेक्शन होगा दूसरे स्टेट के साथ, दूसरा स्टेट भी ऐसे ही होगा, ठीक है, हर स्टेट को ऐसी मानी गई थी, जो भी इंटरेक्शन होगा वो स्टेट 1 वर्सेस स्टेट 2 होगा, S1 वर्सेस S2 होगा, ठीक है, S1 वर्सेस S2, स्टेट स्टेट इंटरेक्ट करेंगे। कोई अंदर के लोग भी बाहर इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली बाहर वाले लोग भी अंदर के लोग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज द बैरियर, दिस इज द बैरियर एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट, ठीक है। तो ये मेरे को बनाने का क्या मतलब हो गया? ये बनाने का मैं क्यों बना रहा हूं, ये चित्रकला अपनी को क्यों कर रहा हूं, इतनी अपनी घटिया ड्राइंग दिखा रहा हूं? दिस मीन्स ये जो मॉडल आया वो हार्ड बॉल मॉडल आया, हार्ड बॉल मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड एज बिलियर्ड्स बॉल मॉडल। बिलियर्ड्स, आप लोगों ने बिलियर्ड्स खेला है? बिलियर्ड्स में क्या होता है? बिलियर्ड बॉल मॉडल पे एक बॉल रोल करते हुए आती है, ठीक है, ऐसे 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 रोल करती है, दूसरी बॉल को टकराती है, फिर दूसरी बॉल आगे चली आती है, वो ऐसे ऐसे रोल करना स्टार्ट करती है, ठीक है, ठीक है। भाई ऐसा नहीं हो जाता कि इस बॉल का मटेरियल इसके अंदर आ गया और इस बॉल का मटेरियल इसके अंदर आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। एक बॉल टक्कर आके दूसरे चली गई, दूसरे टक्कर आके तीसरे चली गई। यानी जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है वो हार्ड इंट्रैक्शन हो रहा है, अंदर वालों को बाहर से मतलब नहीं है और बाहर वालों को अंदर से मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे जो सुपरमेसी थी वो स्टेट की सुपरमेसी थी। यहाँ कोई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, यहाँ कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो जो भी ये कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे, जो भी ये कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सरकार की परमिशन से होंगे, ठीक है। सो स्टेट की सुपरमेसी को बोला गया, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई कंट्री इंटरनल अफेयर्स में आपका किसी थर्ड पार्टी के इंटरवीन कर रही है तो वो उसकी सॉवरेनिटी का वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने डिसाइड किया है कि स्टेट इज सॉवरेन, स्टेट विल टेक ऑल द डिसीजन। नाउ व्हेन स्टेट विल टेक ऑल द डिसीजन, देन व्हाई द थर्ड पार्टी यू आर इंटरवीनिंग इन द स्टेट्स अफेयर्स? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसीलिए तो जो आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है उसने साफ कह दिया कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन डोमेस्टिक अफेयर्स में नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन आता है सर कोई भी इंटरवेंशन डोमेस्टिक अफेयर्स में नहीं होता है तो पहले क्या इंटरवेंशन होते थे? क्या पहले स्टेट में इंटरवेंशन होते थे क्या? जी हाँ दोस्त, बिल्कुल होते थे। आपने देखा होगा स्टेट में कौन इंटरवेंशन करता था? भाई सबसे पहले तो चर्च ही करता था। याद करो, जब चर्च किंग की पावर को, स्टेट की पावर को रिड्यूस करता था, हाँ है ना। फिर उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड्स करते थे, हाँ है ना। एक अलग सेंटर ऑफ पावर था बिकॉज दे वर कंट्रोलिंग द आर्मी, ठीक है। सो द इंटरवेंशन बाय रोमन चर्च, द इंटरवेंशन बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सबको रोका गया,
ठीक है। देयरफॉर इट वाज क्लियरली रिकग्नाइज कि भाई फाइनल से अब स्टेट का रहेगा, स्टेट इज द सुप्रीम बॉडी, स्टेट ही सब कुछ डिसाइड करेगा आपके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रिलेशंस, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो यहीं से जो स्टेट है वो सुप्रीम आता है और यहीं से स्टेट सॉवरेनिटी भी आती है एंड स्टेट सॉवरेनिटी ही चीफ प्रिंसिपल बनती है किसका? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। आप खुद देख लो, जितने भी हम लोग रिलेशन करते हैं सब में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इट इज वायलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सी पैक इज वायलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब क्या होता है? चाहे गलवान वैली इज वायलेटिंग द, गलवान वैली इंसिडेंट्स वायलेट्स द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, हाँ है ना। सो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट becomes the key concept of IR. IR is all about sovereignty of the state. सबको अपनी स्टेट की सॉवरेनिटी बचानी है, कहीं भी हमको झुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम झुके तो दैट शोज कि भाई हम लोग सॉवरेन नहीं है, हाँ है ना। जैसे इंडिया पे फोर्स किया जा रहा है कि भाई आप रशिया से ट्रेड काट दो, ठीक है, कार्ड्स एक्ट हमने आपका रशिया पे लगाया हुआ है, ठीक है। यूएस वाले कह रहे हैं ईरान से कर दो, ट्रेड ऑफ कर दो, आप ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दो, रशिया से कम कर दो, ठीक है। बट यार अब इंडिया इफ इट फॉलोज तो भाई वो सॉवरेनिटी का वायलेशन है ना, क्योंकि भाई नाउ यूएसए इज डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन इंडिया, हाँ है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो कोर कंसेप्ट है आईआर का, कोर कंसेप्ट है वो याद रखना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड हर कोई देश अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। एवरी नेशन वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, एंड दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द फॉरेन पॉलिसी, ठीक। फॉरेन पॉलिसी जितनी भी बनाई जाती है उसका कोर ऑब्जेक्टिव ही होता है किस तरीके से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाएं, और नेशनल इंटरेस्ट में से सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट तो आपकी सॉवरेनिटी होती है। सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट आपकी टेरिटरी होती है कि कोई भी आपकी टेरिटरी को ना छीन ले, आपका लैंड ना हथिया ले, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो जितनी भी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं सबका एम सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे, नेशनल इंटरेस्ट पे रहता है। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? ठीक। तो ये बिगनिंग होता है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, ठीक है। बट समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब 1648 में सारा कुछ क्लियर हो गया था कि भाई स्टेट इज एवरीथिंग, लेट स्टेट रूल, ठीक है, तो सर 1648 के बाद तो हमने इतने ज़बरदस्त वॉर्स देखे, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, इतने सारे वॉर्स क्यों हो गए? अगर आप कह रहे हो सर कि सर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने ही सब कुछ सेटल कर दिया था इन द फेवर ऑफ स्टेट एंड इट वाज डिसाइडेड नो स्टेट विल इंटरवीन इन द अदर्स, तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 क्या रहा? ये तो मजाक हुआ होगा फिर, हाँ है ना, ये क्यों हो गया, ठीक है, हाँ है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल लिंक कैसे होगा, रिलेशंस कैसे स्टैब्लिश होंगे, उसकी वो बात करता है कि यार स्टेट विल बी सुपरमेसी, बस, ठीक है। बट दैट ट्रीटी डिड नॉट लीड टू या डिड नॉट एम एट इस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड पीस की ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने बस ये कह के छोड़ दिया कि भाई स्टेट इज सुप्रीम, तो बस वो ये कह के चले गए, ठीक है। अब अगर आपको वर्ल्ड पीस बनानी है सो आपको खुद दिमाग लगाइए, जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसको आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, इसमें आपको अच्छे से डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज एक्सेट्रा देनी पड़ेगी, हाँ है ना। और जब आप जो आप रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट करोगे, ये सब करोगे, तो एक पूरा डिसिप्लिन एमर्ज होके आएगा, जिसका मकसद ही है कि कैसे मैं इन पुरानी थ्योरीज, इन पुरानी जो ट्रीटीज है उनको रेक्टिफाई करूं एंड कैसे मैं वर्ल्ड पीस को स्टैब्लिश करूं, हाँ है ना। सो इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन जो एमर्ज होता है, फॉर्मल डिसिप्लिन जो एमर्ज होता है, वो आपका जो एमर्ज होता है दैट एमर्जेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि 1648 की ट्रीटी के जो फ्लॉज है वो दिखाई देते हैं आपके, इट लेड टू द कल्मिनेशन इन द वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया तो ये चीज डिसाइड किया गया कि भाई इसका मतलब सर कुछ तो गड़बड़ है। 1648 की ट्रीटी ने अगर सब कुछ सुलझा लिया होता
तो भाई अपना वर्ल्ड वॉर वन नहीं होता, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ, वुड्रो विल्सन उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई, ठीक है। एंड वुड्रो विल्सन ने क्या करा, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई एंड इस पर्टिकुलर आपकी यूएस में बुलाई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इन वे बैक आफ्टर 1990 में बुलाई थी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि भाई किस तरीके से हम वर्ल्ड वॉर जो वन है उसके इफेक्ट्स को कम किया जाए और आगे कैसे वर्ल्ड वॉर टू ना हो, या आगे कैसे मेन पीस स्टैब्लिश हो सके, ठीक है। अब इसीलिए यहीं से क्या होता है, वुड्रो विल्सन जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज की डेवलपमेंट की बात करते हैं। थ्योरीज की डेवलपमेंट की बात इन द सेंस कि वुड्रो विल्सन स्टार्ट्स सेइंग कि यार हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, वी नीड टू वर्क मोर ऑन दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इसको और फॉर्मलाइज करना चाहिए। वी नीड टू रिसर्च कि हाउ कैन पीस बी स्टैब्लिश्ड, पीस को कैसे लाया जाए, ठीक है। वुड्रो विल्सन कहते हैं यार असली मकसद तो भाई हमारा पीस लाने का है, हम पीस ही नहीं ला पा रहे, सो वी नीड टू रिसर्च अलॉट, वी नीड टू स्टडी मोर, आई थिंक, हाँ है ना। समझो आप सब लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम नहीं निकले तो फिर क्या है, समझो एट द एंड तो गोल तो हमारा पीस है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारी रिसर्च शुरू होती है उसके बाद से, हाँ है ना, बहुत सारा डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मल आपका रिकग्नाइजेशन शुरू होता है, तो स्कॉलर का इमरजेंस आते हैं, ठीक है, पुरानी हिस्ट्री को छाना जाता है, ठीक है, व्यूज को एनालाइज किया जाता है पुराने स्कॉलर्स के, ठीक है, पुरानी ट्रीटीज में फॉल्ट्स को देखा जाता है, ठीक है, न्यू ट्रीटी साइन की जाती है, ये सब किया जाता है। सो नाउ इट इज बिकमिंग मच मोर फॉर्मलाइज्ड एंड दिस लीड्स टू एमर्जेंस ऑफ आईआर एज अ डिसिप्लिन एमर्ज होता है विथ वुड्रो विल्सन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1990। यानी पहले क्या था सर, पहले सिर्फ सिंपली आईआर एज पॉलिटिक्स था एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, वो सिर्फ हम रिलेशंस देख रहे थे, ठीक है। बट अब जो ये 1919 के बाद इमरजेंस होता है वो आईआर फॉर्मलाइज्ड होता है, वो आईआर डिसिप्लिन के फॉर्म में इमर्ज होता है एंड इसका मकसद क्या होता है कि भाई पीस को स्टैब्लिश किया जाए पूरे वर्ल्ड में। एंड इसीलिए इसके बाद जितनी भी थ्योरीज आती है, थ्योरीज ऑफ आईआर आपने पढ़ा होगा, जितनी भी थ्योरीज ऑफ आईआर है इनका एक ही मकसद है, टू स्टैब्लिश्ड वर्ल्ड पीस एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज पीस थ्योरी। पीस थ्योरी इनको बोला जाता है। Is it called as IR theories are also called as peace theories. That is, they aim at establishing world peace. और यहां से ही एमरजेंस होता है स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे डिफरेंट व्यूज आते हैं, चर्चा होती है, भाई ये करना चाहिए तो उससे पीस आ जाएगी, नहीं ये करना चाहिए तो पीस आ जाएगी, ये करना चाहिए तो पीस आ जाएगी, ये करना चाहिए पीस आ जाएगी, ये करना पीस आएगी, ऐसे करके एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन मिलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। सो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज आर ऑल्सो नोन एज पीस थ्योरीज, ठीक है। एंड जो फर्स्ट स्कूल एमर्ज होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, जो वुड्रो विल्सन द्वारा सपोर्टेड स्कूल है, वुड्रो विल्सन बैठे हुए थे एंड वो जिस स्कूल की बात करते हैं, वो स्कूल जो एमर्ज होता है, दैट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन एंड वो एमर्ज होता है आपका लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल ऑफिशियल स्कूल जो एमर्ज होता है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए, सर बट अभी तो आपने बताया था 1648 में तो सर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आ चुकी थी, ठीक है, और ठीक है उसके बाद ठीक है हमने सब देखा है, वॉर्स एक्सेट्रा चलते हैं, ठीक है। सो 1648 से जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो उसके बीच में तो सर हमने देखा था इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर, क्योंकि अगर स्ट्रगल फॉर पावर रिलेशनशिप नहीं होते तो वर्ल्ड वॉर वन नहीं होता। तो सर कायदे से तो सर रियलिज्म को फर्स्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोला जाना चाहिए, हाँ है ना, बिल्कुल। बट दोस्त मैंने आपको एक और भी चीज़ तो बताई थी कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद से आईआर एज डिसिप्लिन एमर्ज होता है, हाँ है ना। सो
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फर्स्ट स्कूल हमेशा से क्या रहा होगा? वो तो हमेशा से रियलिज्म ही रहेगा, ठीक है। वो तो हमेशा से, सिटी स्टेट्स भी आप देख लो, तभी भी रियलिस्टिक तो डोमिनेट करता था, ठीक है। तभी तो एथेंस ने स्पार्टा पे अटैक किया था, तो रियलिज्म तो हमेशा आता था। बट जो ऑफिशियली जो आईआर एज ए डिसिप्लिन एमर्ज होती है, जो वुड्रो विल्सन द्वारा आती है, वहां जो फर्स्ट स्कूल में एमर्ज होता है वो एमर्ज होता है आपका लिबरलिज्म। क्योंकि ये जो स्कूल है वो बात करता है कि कैसे पीस को स्टैब्लिश किया जाए, कैसे पीस को स्टैब्लिश किया जाए। रियलिज्म कहीं भी पीस की बात नहीं कर रहा। अगर आप देखो, रियलिज्म इज ओनली टॉकिंग अबाउट पार पार पार, ठीक है, ठीक है। तो आईआर एज ए डिसिप्लिन का जो मकसद है वो पीस स्टैब्लिश करना है, एंड फर्स्ट स्कूल जो बनता है वो लिबरलिज्म से आता है। इज इट क्लियर? द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स was influenced by the ideas of US President Woodrow Wilson, and Woodrow Wilson ने कुछ मेथड सजेस्ट किए, किस तरीके से सर हम क्या करें, पीस को स्टैब्लिश करें। तो उन्होंने क्या, एक लंबी चौड़ी 14 पॉइंट की स्पीच दी, एंड उस स्पीच में उन्होंने बताया कि सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन बना के यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में जितने भी स्टेट्स हैं उनके लीडर्स को बुलाएंगे। वी विल ट्राई टू एंश्योर कॉपरेशन अमंग देम, बातचीत से हम गुजारा करने की कोशिश करेंगे, एंड इस टाइप की वो बात करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका लिबरल स्कूल एमर्ज होता है, ठीक है। इस 14 पॉइंट की स्पीच में बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे, जैसे डेमोक्रेसी को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, वी विल इंश्योर पूरे वर्ल्ड में क्या हो, ट्रेड अच्छा हो, वी विल इंश्योर कि भाई पूरे वर्ल्ड में सबको जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो ओपन सीज है, उसका सबको एक्सेस मिले, ठीक है, सब पीस, हर तरफ पीस आए, हर तरफ आपका प्रॉस्पेरिटी आए, इस टाइप का एम करता है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बताइए, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी इन सारे स्कूल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो मकसद क्या है लिबरल स्कूल का? सिंपल सर, द गोल इज टू स्टैब्लिश पीस। हाउ? बाय क्रिएटिंग अ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, बाय क्रिएटिंग अ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, हाँ है ना, ठीक है। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इन्होंने बात करी। सर उससे पहले कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था? याद करो, वेस्टफैलियन वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब कोई स्टेट्स एक दूसरे के बीच में इंटरवेंशन नहीं करेगा, कोई आपका नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट रियलिज्म, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डिफेंडिंग योर टेरिटरीज, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर सॉवरेनिटी। यही तो चल रहा था, एंड दैट इज व्हाट लेड टू वर्ल्ड वॉर 1, हाँ ना, दैट इज लेड टू वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरल वुड्रो विल्सन की जो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, 14 पॉइंट स्पीच, उसमें उन्होंने बात करी कि नाउ वी विल एस्टैब्लिश अ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। सो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज एन ऑल्टरनेटिव टू द वेस्टफैलियन वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। इज इट क्लियर? वर्ल्ड ऑर्डर इज यार। अब क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी ये भी आता है, बहुत बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता कि सर व्हाट इज वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बात है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब क्या होता है? तो समझिए, वर्ल्ड ऑर्डर सिंपली मीन्स कि जो वर्ल्ड है उसमें ऑर्डर कैसा है, इन द सेंस वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है। सिंपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है, ठीक है। सो वर्ल्ड ऑर्डर सिंपली मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज होते हैं। जैसे अगर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पावर है तो हम उसी को आपने पढ़ा होगा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, हाँ है ना, कि भाई मल्टीपल पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रशिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अगर दो मेजर पावर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो के बीच में डिवीजन है, बाकी और कंट्रीज इन्हीं के आसपास चिपकी हुई हैं, इधर ही वर्ल्ड घूम रहा है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, हाँ है ना, ठीक है। अगर एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, एक ही सुपर पावर है,
ठीक है, जब जब स्पेशली जो ये बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हमने देखा था जब कोल्ड वॉर का दौरान चल रहा था, ठीक है, तब ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अभी करंट कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि अभी करंटली कंटेक्स्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कब बन गया था? जब एक ही सुपर पावर थी, राइट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड यूएसएसआर। कोल्ड वॉर एंड हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वो आपका मल्टीपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन गया। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे आगे, सब आएगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ों को समझो। ठीक है, अभी सब दोबारा डिस्कशन होगा, ये सब दोबारा आने वाला है। ठीक है, इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा, 1 मिनट का थोड़ी ना है, समझो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? याद है जब हमने पढ़ा था पेपर नंबर 1A में एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, तब क्या था? जब लिबरल जीत गया था, लिबरलिज्म वन एंड कम्युनिज्म और सोशलिज्म लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमर्ज था ये यूनिपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो आया था, जहाँ जिसको हमने यूएस की हेजीमनी बोला था कि यूएस की हेजीमनी स्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ। फिर बट आप सबको पता है कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में 2001 में जो ट्विन टावर अटैक्स होते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है, उसके बाद आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ये वो, तो यूएस की हेजीमनी क्या होती है? इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन एंड राइज ऑफ चाइना देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे कहते हैं इट इज सेड दैट इट इज द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड द राइज ऑफ द रेस्ट। ठीक है, ठीक है, फरीद जकारिया की ये लाइन है, आगे हम पढ़ेंगे। पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर की वो बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। अगर अभी बात किया जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, तो देखिए प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर जो है अगेन इट इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन, स्पेशली आफ्टर द कोविड क्राइसिस। अगर आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारा यूनिलेटरलिज्म दिख रहा है। ठीक है, कोई भी कंट्री कोई भी हैफजार्ड कर दे रहा है। ठीक है, हैफजार्ड मूव्स किया जा रहा है, वन हैंडेडली चाइना अपना अग्रेशन दिखा रहा है, यूएस डीग्लोबलाइजेशन की ओर रिट्रीट कर रहा है, समझिए। तो अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्स है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर, द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर। ठीक है, ठीक है, बट वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देखिए पहले आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा था, तो स्टेट सॉवरेंटी थी। बट यहाँ आपको पता है प्रेजेंट टाइम्स में तो भाई आपके ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी आ चुके हैं। प्रेजेंट टाइम्स में आपकी टेररिस्ट अलग ही सीन चल रहा है। ठीक है, एक तरफ स्टेट्स है, एक तरफ टेररिस्ट है, तो इनको भी आज एक ये भी एक पावरफुल फोर्स एमर्ज हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, ठीक है, तो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस हो चुका है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है किसी कंट्री के साथ हमारे। अगर आप चाइना देख लो, एक तरफ हमारा उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, भयंकर बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, और एक तरफ भाई हमारे उनके साथ गजबी इकोनॉमिक रिलेशन है, तो अब इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? ठीक है, सो बहुत सारा इंटरडिपेंडेंस आ चुका है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज आ चुकी है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी टू डिफाइन, द करेंट वर्ल्ड इज वेरी वेरी अनसर्टेन। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट देयर इज लेस ऑफ एन ऑर्डर एंड मोर ऑफ अ डिसऑर्डर। आपको डिसऑर्डर ज़्यादा दिखाई देगा प्रेजेंट टाइम्स में, लेस ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है, एंड मोर ऑफ अ डिसऑर्डर। ठीक है, और इसी को ही हम आगे देखेंगे, थॉमस फ्राइडमैन कहते हैं कि भाई द वर्ल्ड इन करंट टाइम्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्लैट, वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैट। ठीक है, फ्लैट का मतलब क्या होता है? फ्लैट का मतलब क्या होता है कि भाई पहले क्या होता था, एक हायरार्की होती थी, ये सबसे बड़ी सुपर पावर, फिर उसके नीचे ये, 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 ऐसे ऐसे चलता था। ठीक है, हाँ है ना, तो एक टॉप टू डाउन हायरार्की थी, जैसे यूएस सबसे ऊपर था। ठीक है, उसके बाद आपका यूएसएसआर, आप रशिया कह सकते हो, फिर उसके बाद ऐसे इंडिया, चाइना, इस टाइप से लोग आते थे। ठीक है, हाँ है ना, बट अगर आज देखा जाए तो आज ये टॉप डाउन हायरार्की ऐसे बन चुकी है, मतलब सब अब सेम लेवल पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, everything now there is a lot of level playing field in the sense ये नीचे वालों की औकात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, and they are challenging the hegemony of the top। ठीक है, चाइना, इंडिया, नॉन टेररिस्ट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट, ये सब चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो थॉमस फ्राइडमैन की एक बुक है, ये बुक का नाम आप याद रखिएगा, द बुक इज कॉल्ड एज वर्ल्ड इज फ्लैट। ठीक है, हाँ है ना, और इस बुक का सब टाइटल है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो 21st सेंचुरी के बारे में अगर आपको जानना है तो ये पर्टिकुलर बुक में लिखा है, एंड इस पर्टिकुलर बुक में ही ये बात करते हैं कि वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्लैट। ठीक है, बुक का नाम है वर्ल्ड इज फ्लैट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है,
सेम चीज़ जोसेफ नाई भी कहते हैं। जोसेफ नाई क्या कहते हैं? जोसेफ नाई आपका जो कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, 3D चेस बोर्ड का, 3D चेस बोर्ड का, कि भाई अब डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट पावर्स इमर्ज हो रहा है। जैसे अगर आपको इकोनॉमिक डायमेंशन में देखा जाए तो चाइना सुपर पावर दिखाई देगा, ठीक है। डिफेंस में देखा जाए तो यूएस सुपर पावर दिखाई देगा, ठीक है। यूएसएसआर सुपर पावर दिखाई देगा, ठीक है। सॉफ्ट पावर में देखा जाए तो परहैप्स आपको इंडिया, यूएसए, ये सुपर पावर दिखाई देंगे। तो डिफरेंट डायमेंशंस में, 3 डायमेंशन में अलग अलग आपको सुपर पावर्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये हमने बात कर ली 3 डायमेंशनल चेस बोर्ड की, 3 डायमेंशनल चेस बोर्ड की। डिफरेंट डायमेंशंस में डिफरेंट हेजिमनी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मिलिट्री देखो, यूएस की हेजिमनी, आपकी रशिया की हेजिमनी दिखाई दे रही है। अगर आप इकोनॉमिकली देखो तो ब्रिक्स कंट्री, चाइना, यूरोप, इनकी हेजिमनी दिखाई दे रही है। अगर आप थर्ड डायमेंशन यानी कल्चरल पावर में देखो तो इंडिया, आपका इवन यूएस, इवन अब चाइना की सॉफ्ट पावर बहुत बढ़ रही है, ठीक है। सो द पॉइंट इज अब पावर बहुत डिफ्यूज हो चुकी है। पहले जो क्लियर कट डिस्टिंक्शन आपको वर्ल्ड में दिखाई दे रहा था, जो क्लियर कट वर्ल्ड में डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा था, वो अब भाई ऐसा हो चुका है। वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैट। 3D चेस बोर्ड, 3D chess board, the concept is given by Joseph Nye, and the world is becoming flat. This is given by Thomas Friedman. ठीक है, it is said there is less order and more disorder. Is it clear guys? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, किसी को कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस आपको समझ के पढ़ना है। अगर आप लोग रटने की कोशिश करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम्स इमर्ज होंगी एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही सिंपल वे में आपको पूरा हिस्ट्री से पढ़ा रहा हूँ, सारा रीज़न बता रहा हूँ एंड इजी आपको आते जाएगा। एंड आई एश्योर यू आपसे सारे IR के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। बट शर्त है आपने 2-4 बार अच्छे से रिवाइज कर रखा है, ठीक है। स्कॉलर्स के आप लोगों ने नाम बना रखे हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइज आपसे फिर कहता हूँ, आप लोगों से मैंने टॉपर के नोट्स भी शेयर किए हैं, ठीक है। प्लीज़ अभी मैं टॉपर की आंसर कॉपी भी शेयर करूँगा। प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। जैसे अब थॉमस फ्राइडमैन की बुक का नाम याद रखना, वर्ल्ड इज फ्लैट। जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट ऑफ 3D चेस बोर्ड, ठीक है। सो प्लीज़ एंश्योर दिस, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि भाई अब प्रेजेंट जो डायमेंशन क्या चल रही है, आज के ज़माने में क्या हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ। सो प्रेजेंट डायमेंशन अगर आज के ज़माने में बात किया जाए तो क्या सर आज भी स्टेट्स के बीच में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, जैसा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से हमने देखा था, ठीक है। थी नहीं भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आज इट इज़ नॉट नाउ नो मोर अ गेम ऑफ जस्ट स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन। नाउ देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच डिपेंड, ठीक है। और इसी चीज़ को बेलीज एंड स्मिथ कहते हैं कि भाई वर्ल्ड किधर को जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड किधर को जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। स्टेट सेंट्रिक जियोपॉलिटिक्स से मूव कर रहा है अब वर्ल्ड मूव कर रहा है टू जियो सेंट्रिक, और यू कैन से, ठीक है, जियो इकोनॉमिक्स की ओर मूव कर रहा है। जियो सेंट्रिक और जियो इकोनॉमिक्स की ओर मूव कर रहा है। मतलब पहले जो मैंने आपको बताया था बिफोर विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, तो सारा कुछ कौन डिसाइड कर रहा था? स्टेट डिसाइड कर रहा था। याद करो, हार्ड बॉल मॉडल हमने बताया था, बिलियर्ड बॉल मॉडल बताया था, सब कुछ सारा कुछ घूम स्टेट के अराउंड रहा था, हाँ है ना। सो वर्ल्ड वॉज, कह सकते हैं, स्टेट सेंट्रिक जियो पॉलिटिक्स चलती थी, ठीक है। जो भी चीज़ चल रही है स्टेट डिसाइड कर रहा है। बट नाउ आज के ज़माने में क्या सब कुछ स्टेट डिसाइड कर रहा है? बताइए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, with the rise of liberalization, with the coming of privatization, with the rise of civil society, ठीक है, social movements, ठीक है, आपके institutions like World Trade Organization, United Nations, IMF, World Bank, क्या इनका रोल, क्या इन लोगों ने इस स्टेट की सॉवरेनिटी को काफ़ी हद तक डाइल्यूट नहीं कर दिया? हाँ है ना। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, when I was teaching you sovereignty, तो मैंने आपको बताया था कि हाउ globalization has led to decline in the
सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। हाँ है ना, याद है मैंने आपको व्यू बताया था, ग्लोबलिस्ट का व्यू बनाया था, ठीक है, समथिंग लाइक मार्शल मकलूहन, इनके व्यूज मैंने आपको बताए थे कि ग्लोबलाइजेशन इज विनिंग एंड स्टेट्स आर लूजिंग। तो प्रेजेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा स्टेट की आपको सॉवरेनिटी में डिक्लाइन दिख रहा है। एंड प्रेजेंट कंटेक्स में हम देखेंगे कि भाई बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स है, मल्टीपल प्लेयर्स हो चुके हैं ग्लोब में, इकोनॉमिक डोमिनेट कर रही है, ठीक है, ज्योग्राफी डोमिनेट कर रही है आपकी, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज एंड दे आर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, समझो। अब जैसे नेपाली को देख लो, नेपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सेड दो बड़ी पावर के बीच में एक बफर स्टेट है, हाँ है ना। सिमिलरली भूटान इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी कंट्री, बट आप देख लो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप विदाउट भूटान पॉसिबल ही नहीं है, समझो। सो ये क्या हो रहा है, समझो, आज ज्योग्राफी बहुत डिटरमाइन कर रही है आईआर के रिलेशन को, कल्चर डिटरमाइन कर रहा है, इकोनॉमिक डिटरमाइन कर रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? सो वेस्ट फिलेनियन वर्ल्ड ऑर्डर वॉज स्टेट सेंट्रिक, मतलब इस सॉवरेन जो स्टेट है वो सॉवरेन ही है, द सोल सुप्रीम बॉडी टू टेक द डिसीजन इज स्टेट। कोई और फैक्टर यहाँ क्या एनजीओ का रोल प्ले करेगा? नहीं भाई, स्टेट कंट्रोल कर रहा है। क्या यहाँ कोई प्राइवेट प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है? नहीं भाई। क्या यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स लाइक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लाइक स्कॉलर्स का रोल प्ले करेगा? नहीं भाई। सब कुछ कौन डोमिनेट करेगा? एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट। बट जो आपका जियो सेंट्रिक है, जो अभी आपका जियो सेंट्रिक पॉलिटिक्स बन गई है, जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स बन गई है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्टर्स का राइज हो रहा है, ठीक है, हाँ है ना, इकोनॉमिक्स का राइज हो रहा है। अब आप देख लो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप खुद बताओ। सोनली क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? नहीं दोस्त, इकोनॉमी हमारा इतना ज़्यादा उनके साथ डिपेंडेंस हो चुका है, आज हमारे लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके, इट इज सेड, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही थी, एक मैं देख रहा था कि इंडिया से जब अभी गलवान वैली इंसिडेंस हुआ था तो उसमें बोला जा रहा था सर चाइना से ट्रेड बंद कर लो, ये बंद कर लो, बंद कर लो, ठीक है, और उन्होंने बताया आप सबको पता नहीं है 70% हम सबके घर में चाइना पेनिट्रेट कर चुका है, आपको पता नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं लैपटॉप और मोबाइल नहीं दोस्त, जो घर में भाई गणेश जी भी बन रहे हैं वो सब चाइना में, जो टॉयज हैं वो बन के आ रहे हैं, दिवाली में जो झालरें बन रही है एलईडी झालर, चाइनीज झालर, वो सब क्या आ रहा है, पतंगों में चाइनीज मंझा, हाँ है ना, समझ लो, देखो हर गली में, इंडिया के हर गली में एक मोमो वाला ठेला खड़ा है, हाँ है ना, समझो, तो हर वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? काइंड ऑफ चाइना की तो हेजेमनी का रिप्रेजेंटेटिव है, समझो। तो अगर मोमो वाला ठेला बंद हो गया तो क्या हो गया है, पूरे इंडिया में लड़कियां स्ट्राइक कर देंगी, ठीक है, हाँ है ना, समझो। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो हाथ में गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज नाउ डिटरमाइनिंग, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वेस्टफेलियन जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्टेट सेंट्रिक था, और अब वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन जियो सेंट्रिक, जियो इकोनॉमिक एंड वेरियस अदर ग्लोबल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल जब इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोग डील कर रहे हैं, मल्टीपल एक्टर्स होते जा रहे हैं, ठीक है। इस जाएंगे यहाँ पे देखिए बेलीज एंड स्मिथ का एक और चीज़ आप कोट कर सकते हैं, दैट जब बेलीज एंड स्मिथ कहते हैं अगर मैं आज वर्ल्ड को देखता हूँ, सो वर्ल्ड लुक्स लाइक अ मल्टीप्लेक्स दिखाई दे रहा है। मल्टीप्लेक्स समझते हो क्या होता है? अगर आप मल्टीप्लेक्स में आप गए हो गए, ठीक है, मूवी देखने, सो मल्टीप्लेक्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी स्क्रीन चल रही होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग मूवीज चल रही होती है, बगल में अगर आपको हॉलीवुड मूवी चल रही है, बगल में बॉलीवुड मूवी चल रही है, तो वर्ल्ड भी अभी ऐसी है, ठीक है, वर्ल्ड लुक्स लाइक अ मल्टीप्लेक्स, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बात कर ली। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी बार ये टर्म भी बहुत ज़्यादा आता है न्यूज़ में, यानी आप लोग आईआर में पढ़ेंगे भी, ठीक है सर। जियो पॉलिटिक्स क्या होता है यार, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स बहुत आता है, ठीक है। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स जो आता है सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका ज्योग्राफी से आता है, ठीक है, ज्योग्राफी जो आता है, ज्योग्राफी, ठीक है, उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के नाम पे पॉलिटिक्स, यानी बेसिकली अगर आप लोग पहले के ज़माने की बात करें, ट्रेडिशनल जो हमारी जो जितनी भी वो होती थी इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो जियो पॉलिटिक्स के बेस पे होती थी। ऑल द कंट्रीज वर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर ज्योग्राफी, वाई?
क्योंकि भाई जोग्राफिकल एक्सपेंशन होगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा, तो भाई हमें ज़्यादा लैंड मिलेगा। अब ज़्यादा लैंड मिलेगा तो भाई ज़्यादा हम लोग को रिसोर्स मिलेंगे, हाँ है ना, लैंड इज़ अ रिसोर्स, ठीक है। ज़्यादा लैंड मिलेगा तो भाई एनिमी को उतना ज़्यादा कवर करना पड़ेगा हमें बीट करने के लिए, हाँ है ना। अब जैसे कोई कंट्री इतनी बड़ी है, ठीक है, ठीक है, अब भाई यहाँ से एनिमी ने अटैक करा तो आप ज़्यादा 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 उसे ज़्यादा लैंड विन करना पड़ेगा, आप पीछे रिट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्स हो गया, एनिमी को उतना कैप्चर करना पड़ेगा, लैंड हो गया, समझो, मोर लिविंग स्पेस हो गया। सो जोग्राफिकल जो बेसिस है जब वो पॉलिटिक्स का बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स को हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन। आप ज्योग्राफी को जब एक्सपैंड करते हो, एंड पहले की जो आपकी रिलेशनशिप थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो इट वाज ऑल अबाउट जियो पॉलिटिक्स, कि किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ज्योग्राफी को एक्सपैंड कर रहे हो। क्यों भाई? ताकि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, ज़्यादा बड़ा मार्केट मिले, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बट अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है कि नाउ देखिए ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी से ज़्यादा जो मैटर कर रही है वो आज के ज़माने में वो क्या मैटर कर रही है, वो आपकी इकोनॉमीज मैटर कर रही है, इकोनॉमिक ज़्यादा मैटर कर रही है। जैसे अगर आपको इसका सिंपल रीज़न देखना चाहे तो ब्रिटेन देख लो आप, ठीक है, जापान देख लो आप, ये सब बहुत ही छोटी छोटी है, स्पेशली जापान। जापान इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, बट आप इकोनॉमिक पावर देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। सो जियो, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। क्या भाई कैसे क्या करते हो आप, फिजिकली पूरे वर्ल्ड को कैप्चर ना करके आप मार्केट को कैप्चर करते हो, मार्केट को आप बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हो। तो इट इज सेड चाइना इज एक्सपर्ट इन दिस, चाइना इज कैप्चरिंग द मार्केट विदाउट कैप्चरिंग द लैंड। तो जियो इकोनॉमिक्स में आप देख लो चाइना बहुत आगे है, इट इज़ द हाइएस्ट ट्रेडिंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमिक्स की वजह से वो बहुत आगे आ रहा है। हालांकि यस उसके जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं, टेरिटोरियल एम्बिशंस भी हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कर रहा है, बट आपका मार्केट को भी वो बहुत अच्छा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। सो इन जियो इकोनॉमिक्स किसका रोल डोमिनेट करेगा? आपकी एमएनसीज का रोल डोमिनेट करेगा, हाँ है ना, आपके बिग बिग बिजनेसमैन का रोल डोमिनेट करेगा, ठीक है। आपकी जो रिच क्लास है, पीपल क्लास है, जो अच्छा बिजनेस एक्सपैंड करके दूसरी कंट्रीज में आपके चीप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर सकते हैं, उनका रोल पड़ेगा, सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों जो आती है वो आपका जियो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, ठीक है, कि वेयर द इकोनॉमिक्स इज एट द सेंटर, ठीक है, वेयर द इकोनॉमिक्स इज एट द सेंटर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं अब जियो इकोनॉमिक्स डोमिनेट कर रहा है तो जियो पॉलिटिक्स नहीं डोमिनेट करेगा। नहीं भाई देखो, जियो पॉलिटिक्स हमेशा डोमिनेट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास लैंड ज़्यादा है, टेरिटरी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, हाँ है ना, तो वो जियो इकोनॉमिक्स तो उसके अंदर आ ही जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे भी नेसेसरी दिखता है, स्टेट विल ऑलवेज गो फॉर मिलिट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट विल ऑलवेज गो फॉर द जियो पॉलिटिकल गेम्स, स्टेट विल ऑलवेज ट्राई टू एनेक्स, ठीक है। अब जैसे चाइना देख लो, वाई इज चाइना सो मच इंटरेस्टेड इन लद्दाख एक्सेट्रा, ठीक है, वाई इज चाइना सो मच इंटरेस्टेड इन, आप कह सकते हो, अक्साई चेन एक्सेट्रा, समझो, ठीक है। वाई रशिया इज एनेक्सिंग क्रीमिया, वाई यूएसए इज इंटरवीनिंग इन अफगानिस्तान, इराक, समझो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। इज इट क्लियर? वाई चाइना इज बिल्डिंग सो मच नेवल बेसिस एंड आपके आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी। सो करंट कंटेक्स्ट में भी जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करता है, ऐसा नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स हैज लॉस्ट द रेलिवेंस, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जियो पॉलिटिक्स जो है वो ज्योग्राफी के बेस पे जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, यू आर गोइंग फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यू आर गोइंग फॉर कैप्चरिंग मोर एंड मोर लैंड, मोर एंड मोर आपका रिसोर्सेज, ठीक है, ये जाएगा। और जियो इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट कि भाई एमएनसीज, बिजनेस, मार्केट, इनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों ने बात कर ली, ये हम लोगों ने आपके डिस्कशन कर लिया कि भाई कैसे जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड कैसे आपका आगे आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ व्हाट आर द स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये कैसे किस स्टेजेस में एमर्ज होता है, ठीक है। और फाइनली देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट ऑफ विद द स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें हम लोग क्लासिकल रियलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। वी विल सी कौटिल्य, हॉब्स, मैकियावेली, तब हम लिंक मारेंगे, ठीक है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या है रिक्वेस्ट? प्लीज रिवाइज बेसिक लिबरलिज्म। बेसिक लिबरलिज्म जो मैंने आपको लिबरलिज्म पढ़ाया है पेपर नंबर 1A का, प्लीज़ उसको ज़रूर रिवाइज कर लें। स्कॉलर्स के नाम पर बता देता हूँ, मैकियावेली, ठीक है, हॉब्स, मैकियावेली, हॉब्स, ठीक है, आपका लॉक, ठीक है, ये
आप एटलीस्ट इन 2-3 को तो रिवाइज कर ही लीजिएगा, ठीक है। इन 2-3 को तो आप लोग रिवाइज कर ही लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के ही थॉट्स को हम अप्लाई करेंगे, इन्हीं के ही हम थॉट्स को अप्लाई करेंगे व्हेन वी स्टडी द फर्स्ट स्कूल, दैट इज लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि उसमें वो बात यही करेगा कि कैसे मैन के रीजन से, वो मैन के नेचर से वो आपके IR को ड्रॉ करना इसका स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।